आज का विषय है प्राकृतिक खेती क्या है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उनके जेहन में ये बात पिछले 2 साल से डाली जा रही कि भाई अपने क्षेत्र में किसानों को प्राकृतिक खेती के बारे में जागरूक करें। 2 साल पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी कि हम अपने देश की धरती माता को और अधिक बर्बाद नहीं होने देंगे। इशारा उनका वहीं था कि रासायनिक खेती के कारण जो ज़मीन को या प्रकृति को जो क्षति पहुंच रही है उस क्षति को रोका जाए और धरती की उर्वरता को ठीक किया जाए। तो जो प्राकृतिक खेती का विषय है, प्राकृतिक खेती का विषय सीधे सीधे ऐसे है कि हमारा संपूर्ण जीवन प्रकृति पर निर्भर है। हमारा जीवन प्रकृति पर निर्भर है और 84 लाख योनियों का जो जीवन है भूमंडल पर वो भी प्रकृति पर ही निर्भर है। या यूं कह लो कि 84 लाख योनियों के जीव जंतु ही प्रकृति है। इनका आपस का जो रिश्ता है वो कैसा होना चाहिए वो चीज़ प्राकृतिक है। प्राकृतिक का मतलब सनातन, परमात्मा ने जो व्यवस्था दी है जीवन जीने की, उस व्यवस्था में जीवन जीना उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। तो वर्तमान में जो प्राकृतिक खेती शब्द है कि वर्तमान में जो रसायन आधारित कृषि है उसको छोड़ करके हम प्राकृतिक खेती की ओर लौटे। तो जब प्रकृति शब्द आता है ना तो फिर प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उनको एक एक कड़ियाँ जोड़ते हैं और जब तक प्रकृति की संपूर्ण कड़ियों को हम जोड़ नहीं लेते हैं तब तक प्राकृतिक खेती संभव नहीं है। साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल के लिए कोई कार्यक्रम चलाना और सफलता हासिल कर लेना अलग की बात है, लेकिन जब प्राकृतिक शब्द है, प्राकृतिक शब्द का मतलब सीधे सीधे है कि अनंत काल तक धरती का वैभव, धरती में मानव सभ्यता अनंत काल तक मुस्कुराती रहे। वो कैसे होगा उसको हम प्राकृतिक कहते हैं। कभी इसको लोगों ने बोला सस्टेनेबल। अब सस्टेनेबल लाइफ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल हेल्थ। सस्टेनेबल का मतलब है जो चीज़ निरंतर सस्टेन करे, एक जैसी बनी रहे, उस शब्द को कहते हैं सस्टेनेबल। तो इसको सस्टेनेबल फार्मिंग भी कहते हैं। अब जब सस्टेनेबल फार्मिंग की हम बात करते हैं तो उसमें देखिए क्या आयाम क्या क्या हैं, उसके मुद्दे क्या क्या हैं। तो खेती का सारा का दारो मदार खेत से है। खेती मतलब खेत, खेत का मतलब है कृषि योग्य भूमि। अब जब हम देखिए यहाँ कृषि योग्य कह देते हैं तो फिर एक ख्याल आता है कि क्या ऐसी भी जमीन होती जो कृषि के अयोग्य हो। तो जिस जमीन पर हम खेती करते हैं उसको कहते हैं कृषि योग्य। जब कृषि योग्य शब्द है इसका मतलब ये भी है कि कुछ जमीनें ऐसी हैं जो कृषि अयोग्य हैं, कृषि के अयोग्य हैं। तो हमें ये देखना है कि जो जमीन आज कृषि के योग्य है वो कल कहीं कृषि के लिए अयोग्य ना हो जाए। आज तो फर्टाइल है, कल कहीं अनफर्टाइल ना हो जाए। जब ऐसा विचार आता है तो हम देखते हैं कि जमीन तो वास्तव में अनफर्टाइल होती जा रही है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, जब ये धरती बनी थी, तो धरती बनने की कहानी में अगर हम पढ़ते हैं, समझना चाहते हैं तो क्या है
कि एक परमपिता परमात्मा, एक सुपर सोल है, एक पावर है, एक ऊर्जा है, जिसको अल्लाह कहें, भगवान कहें, गॉड कहें, कुछ कह लें, परम चेतना कह लें, उसके द्वारा इस भूमंडल की रचना हुई। भूमंडल का मतलब है जड़ जगत की इकाइयाँ, जिसमें धरती है, बहुत सारे धरती की तरह और ग्रह हैं, आकाश है, वायु है, पानी है, सूरज है। तो ये जड़ जगत की माया है। एक सर्वशक्तिमान परमात्मा ने इस जड़ जगत की संपूर्ण माया को रचा। और जहां पर मित्र देखिए आप, जड़ जगत के बाद जीव जगत है। जड़ जगत में क्या है? धरती है, पानी है, हवा है, आकाश है और सूर्य है। अब हमारा जो मनुष्य का संबंध है, जो प्रकृति का मनुष्य का जो संबंध है, चूंकि आकाश अनंत है और सूर्य भी आकाश के उस पार है, संपूर्ण आकाश पर मेरी पहुंच नहीं है और सूर्य तक मेरी पहुंच नहीं है, लेकिन हाँ, धरती के ऊपर चलता फिरता हूं, सारी क्रियाएं धरती के ऊपर करता हूं, पानी पीता हूं, कुआं देखा है, जलाशय देखा है, नदी देखा है। हवा की जब बात आती तो हवा में ऑक्सीजन भी है, जो प्राणवायु के माध्यम से हम लेते हैं। तो जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो पहले हमको धरती, पानी, हवा। तो धरती का मतलब है फर्टाइल सॉइल। धरती का मतलब है फर्टाइल सॉइल कि धरती में चूंकि मैं धान, गेहूं, चना, मटर, मसूर, बाग बगीचा, सब्जी कुछ भी करूंगा तो इस धरती में करूंगा। तो जो बीज मैं डाल रहा हूं, मां की गर्भ में, कोख में बीज डाल रहा हूं। बीज कहाँ डाला जाता है? मां की कोख में बीज बोया मैंने, मटर का, गेहूं का, खरबूजे का, तरबूजे का। तो मां की जो क्षमता है, मां की कोख कैसी है? अगर वो कोख फर्टाइल है तो बोया गया बीज अधिक पैदावार देगा। अगर ये धरती मां की कोख फर्टाइल कम है तो वो जो पौधा जमेगा उसकी ग्रोथ कम होगी और उसमें फल फूल भी कम लगेंगे। ठीक इसी प्रकार पानी धरती के ऊपर सरफेस के रूप में है, पानी धरती के नीचे भूगर्भ जल के रूप में है, और पानी इस धरती में जो मॉइस्चर है उसके रूप में है। यानी कि पानी, कई बार हमारे खेत में पानी नहीं दिखता, लेकिन पानी वहाँ होता है। और पानी कब होता है? जब इस धरती में कार्बन कंटेंट ज़्यादा होगा। तो ध्यान रखिएगा, पानी हमको दिख नहीं रहा है लेकिन पानी होता है। इसका एग्जाम्पल आप उदाहरण जा कर के देख सकते हैं जंगलों में। जंगलों में नाना प्रकार की वनस्पतियाँ खड़ी रहती हैं और वहाँ पानी कहीं नजर नहीं आता, लेकिन सारी वनस्पतियाँ मुस्कुराती हैं। तो पानी के 3 रूप हैं। सॉइल पार्टिकल के ऊपर पानी है, जो ह्यूमस उसके ऊपर है उसमें पानी रोका हुआ है, जमीन के नीचे है और जमीन के ऊपर सरफेस में है। तो पानी के बारे में मुझे सोचना है कि पानी हमारे खेत के आसपास कहीं है कि नहीं है। तो पता चला तालाब भी नहीं है, जमीन के नीचे 200 फुट पर है। तो जहाँ जमीन के नीचे 200 फुट पर है और तालाब नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए कि फिर प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती। फिर है हवा। हवा का एक कॉम्बिनेशन है। जैसे हम सब लोग जानते हैं कि धरती के ऊपर मैंने बीज बोया है। बीज, मटर का बीज 3-4 जमने के 2-3-4 दिन तक उसका जीवन यापन चलता है। मटर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट था उस सीड के अंदर, फिर उसमें जैसे ही 2 पत्तियां 4 पत्तियां होती हैं और ग्रीन कलर की हो जाती हैं, तो
पत्तियां सूर्य के प्रकाश से फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाती हैं और जड़ें नीचे से पानी लेती हैं। तो जमीन में अगर पानी है, सॉइल मॉइस्चर है, तो हमें सिंचाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सॉइल में मॉइस्चर लो होता है तो पौधा जमता है, 10 दिन के बाद मुरझाने लगता है। फिर मुझे को लगता है पानी देने की ज़रूरत है, तो फिर मैं भूगर्भ जल का दोहन करता हूँ। तो ये प्राकृतिक खेती कैसे संभव है? तो धरती की उर्वरता, पानी की उपलब्धता और हवा जो शब्द है, मैंने बोला चूंकि धरती से पौधा 5% भोजन लेता है और 95% भोजन जलवायु से बनाता है। जब जलवायु शब्द है तो ये जल है और ये पानी प्लस हवा या जल प्लस वायु बराबर वायु। तो जल की उपलब्धता देखनी है और वायु को देखना है। वायु का मतलब जब आता है, वायु तो है ही है। लोग कहते थे वायु तो है ही है, वायु का सा हमसे क्या लेना देना? नहीं, वायु का लेना देना है। चूंकि जब हम देखते हैं कि पौधा 95% जो एनर्जी लेता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का बैलेंस कॉम्बिनेशन, जैसे ऑक्सीजन शब्द आया, अगर हमारे क्लाइमेट में ऑक्सीजन 21% होनी चाहिए, अगर वो 21% नहीं है, 20% है, 19% है, 20.5% है, तो ये जान लीजिएगा कि पौधे की ईल्ड प्रभावित होगी, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो इसलिए हवा माने जलवायु को ठीक करना, और जलवायु को ठीक करने का मतलब है या जलाशय हों और खेत की मेड़ पर पेड़ हो। अब ये जब 3 चीज़ें हो जाती कि धरती, मैंने समझ लिया, भूमि की उर्वरता ठीक हो, सरफेस वाटर हो या नीचे ग्राउंड वाटर हो या सॉइल में मॉइस्चर हो, खेत की मेड़ पर पेड़ लगे हो। इसके बाद क्या है? ये तो जड़ जगत की बात थी। अब जब चेतन जगत की बात आती, जिसको मैं कहता हूं जैव विविधता, जैसा कि हमने बताया कि जब परमात्मा ने जड़ जगत की रचना कर दी तो फिर धरती, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, सूरज, ये मिल करके जीव जगत की रचना करते हैं। और हम सब लोग पढ़ते हैं, सुना है कई बार, चित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। शरीर चाहे इंसान का हो या पशुओं का हो, पक्षियों का हो, जलचर का हो या फिर वनस्पतियों का हो, सबका शरीर धरती, पानी, हवा, आकाश एवं सूर्य से मिलकर के बना है। शरीर तो इनसे बना है, लेकिन इसके अंदर जो प्राण चेतना है, जो जीवंत है, जो सोल है, जो आत्मा है किसी भी जीव के अंदर, हम कब तक जिंदा हैं? जब तक इसके अंदर प्राण चेतना है। हम जैसे ही मरेंगे, यानी प्राण चेतना गई, तो ये धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि का पिंड तो अब भी बकाया है, लेकिन मुझको लोगों ने कहा मर गए, इनका दाह संस्कार करो। और जैसे ही दाह संस्कार हो जाएगा तो मैं इन्हीं 5 तत्वों में फिर से विलीन हो जाऊंगा। तो मित्र, परमात्मा का निर्देश ये है मनुष्य के लिए कि आप इस नेचर में, मैंने जितने भी जीव बनाए हैं, जीव इकाइयां, उसमें क्या क्या हैं? जलचर हैं नाना प्रकार के, थलचर हैं नाना प्रकार के, नभचर हैं नाना प्रकार के, वनस्पतियां हैं नाना प्रकार की। हमको एक ही निर्देश मिला था, मनुष्य योनि में जन्म लेने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि मेरा जीवन, जैसे मैं बताया, कि धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि से मिलकर बना है, और मैं दिन में 21,000 बार श्वास लेता हूँ, 10 बार पानी पीता हूँ, 3 बार खाना खाता हूँ, हवा से ऑक्सीजन हमको वायुमंडल से मिलती है,
यानी पेड़ों से मिलती है, तो पेड़ों के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं। ड्रिंकिंग वाटर मुझे जलाशय से, वर्षा जल से मिलता है, तो वर्षा जल को एकत्र करने के लिए मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट है, क्या मेरी रणनीति है। खाना मुझको धरती से मिलता है, तो धरती की उर्वरता को कैसे बनाए रखें, ये मुझे सोचना है। उसके बाद हमको और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। हमको दूध चाहिए, हमको अंडा चाहिए, हमको मांस चाहिए, हमको औषधियाँ चाहिए। तो देखिए आप कि हमारे जीवन के लिए आप प्रकृति में देखेंगे कि एक बकरी दिन भर इधर उधर घूमती है, हम उसका दूध निकाल लेते हैं। गाय चरती है, हम उसका दूध दूह लेते हैं। एक पेड़, साइलेंट पेड़ देखते हो, जो शीशम का पेड़ एक खड़ा है, वो कुछ कर रहा है, आपको शांत दिखता होगा, लेकिन जानते हैं उसके अंदर कितनी क्रियाएं हो रही हैं। वो निरंतर कुछ वर्कआउट कर रहा है, और उसका परिणाम किसको मिल रहा है? मुझको मिल रहा है, लकड़ी के रूप में, फल के रूप में, छाया के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में। तो हम ये देखेंगे कि प्रकृति की प्रत्येक इकाई हमारे लिए समर्पित है, क्योंकि मैं सब का उपयोग करता हूं। तो प्राकृतिक खेती का मतलब ये हुआ कि एक बार मुझे ये सोचना है कि ये जलचर के लिए, थलचर के लिए, नभचर के लिए, धरती के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, आकाश के लिए, सूरज के लिए मेरे क्या कर्तव्य हैं। हमको इन सब के साथ परस्परता में मिलकर के जीना है, और जो परस्परता में मिलकर के जीना है उसी का नाम प्राकृतिक खेती है। प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को ठीक से बनाना। और मैं तो ये कहता हूं कि मानव सभ्यता का विकास जब हुआ था, मानव सभ्यता के विकास के समय कृषि संस्कृति सबसे पहले आई। यानी कृषि मानव सभ्यता के प्रारंभ का विषय है, और कृषि एक विषय ऐसा जिसके आगे लिखा है संस्कृति। कृषि के आगे विज्ञान भी लगाते हैं और कृषि के आगे संस्कृति भी लगाते हैं, क्योंकि कृषि के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। तो मैं बार बार कहता हूं, कृषि दर्शन है, कृषि आध्यात्म है, कृषि चिंतन है, कृषि पूजा है, कृषि साधना है, कृषि आराधना है। और जो लोग जाने अनजाने कृषि से मुंह मोड़ लेते हैं या कृषि की समग्रता को नहीं देखते हैं, तो फिर क्या परिस्थितियां पैदा होती हैं कि हमने खेती को आय का जरिया मान लिया, खेती में मैंने लालच खोजे। और वर्तमान में क्या, प्राकृतिक खेती के बारे में भी आपने सुना होगा कि प्राकृतिक खेती करने से आमदनी बढ़ती है। यानी कि फिर हमने लालच दिया, अभी भी हम आमदनी के पीछे दौड़ रहे थे, और प्राकृतिक खेती करके भी फिर हम आमदनी के पीछे दौड़ रहे हैं। तो यहाँ क्या बेईमानी हो रही है, देखिए। प्राकृतिक खेती का मतलब है प्रकृति की आय को बढ़ाना। जैसे बताया, धरती की उर्वरता को बढ़ाना। अब दो चीजें होती हैं। हम जब पहले अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं तो धरती की उर्वरता की आय कम हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली उसके दूरगामी परिणाम मुझे अच्छे नहीं मिलते। तो धरती की उर्वरता को बढ़ाना, पानी के भंडार को बढ़ाना, फिर वायु यानी ऑक्सीजन को बढ़ाना। फिर क्या है, धरती में थलचर, पानी में
जलचर, और यहां पेड़ और नभचर। मित्र, जैसे ही हमारी बायोडाइवर्सिटी खूबसूरत होती है तो आप देखेंगे कि खेती में मेरी लागत स्वतः घट जाती है। जैसे आपने सुना होगा कि इस देश को 17वीं शताब्दी तक सोने की चिड़िया कहा जाता था। तब ना ट्रैक्टर था, ना फसल सुरक्षा रसायन था, ना कोई रासायनिक उर्वरक था, ना कोई बोरिंग का सिस्टम था, ना कोई पंप सेट था, ना कोई विद्युत थी। फिर भी हम सोने की चिड़िया थे और विश्व के कुल खाद्यान्न का 34% खाद्यान्न ये भारत पैदा करता था। हम तो अनाज बेच करके सोना लाते थे, तभी हम सोने की चिड़िया थे। तो आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि 60-70 साल तो चलो कोई बात नहीं, जाने अनजाने हरित क्रांति में खाद्यान्न कम था तो मैंने खाद्यान्न को बढ़ाने के लिए रसायन और ट्रैक्टर और ये सब यूज किया। आज जब जान गए हैं इनके दुष्परिणाम, तो हमें जब प्राकृतिक खेती की बात करते हैं तो प्राकृतिक खेती का मतलब प्रकृति की संपूर्ण व्यवस्था को एक अनेक से एक माले के रूप में पिरोना, पूरी माले को ठीक करना। इसमें एक चीज नहीं है। जैसे वर्तमान में हम प्राकृतिक खेती की जब बात करते हैं तो एक जीवामृत की बात करते हैं। पूरे देश में एक ही विचार चल रहा है। किसी से पूछो प्राकृतिक खेती माने तो जीवामृत, और जीवामृत की बात पूछो व्हाट इज जीवामृत, जीवामृत क्या है, कैसे बनता है, तो एक ही शब्द आएगा, गौमूत्र, गोबर, मिट्टी, आटा प्लस गुड़। ये प्राकृतिक खेती का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। प्राकृतिक खेती का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें मैं जमीन में नष्ट हो चुके सूक्ष्म जीवाणुओं के संवर्धन की बात करता हूं। ये तो तय है कि रसायन डाल करके जमीन के सूक्ष्म जीव नष्ट हुए हैं। ये तय है कि माइक्रोब्स के नष्ट होने के दो ही वजह हैं, या तो उसमें हानिकारक कीटनाशक डाला गया है, या खेत की मेड़ के पेड़ काट लिए हैं, खेत हमारा नंगा हो गया और अप्रैल मई जून के गर्मी से मरे। अब मान लीजिए कि हमने, अभी तो मैं ये भी बनाना भी नहीं जानता, बस गौमूत्र 10 लीटर प्लस गोबर 20 किलो प्लस मिट्टी 250 ग्राम प्लस आटा 1 kg प्लस गुड़ एक ड्रम में डाल दो, 3 दिन के बाद उसको निकाल लो, जीवामृत बन जाएगा, 1 एकड़ जमीन में डाल दो। ये रटने से कुछ नहीं होगा। यहाँ जीवाणुओं का संवर्धन होना है। हमको वैज्ञानिक भाषा में देखना होगा कि जो मिट्टी लाए थे कहाँ से लाए, क्या जीवाणु थे, फिर 72 घंटे में जीवाणुओं ने कितना बार मल्टीप्लाई किया, क्या वो 200 लीटर के ड्रम में जीवाणुओं की संख्या 10 की पावर 8, 9, 7 हुई? नहीं साहब, हमने तो 10 लीटर ये लिया, 20 लीटर ये लिया, ये लिया, एक ड्रम में डाल दिया, घोल दिया और 72 घंटे के बाद खेत में प्रयोग कर दिया। चलिए, मैं इतनी बात को सत्य भी मान लूँ, राइट है, फिर भी ये संपूर्ण प्राकृतिक खेती नहीं है। क्यों? इसमें मैंने कहीं पेड़ की बात नहीं की, कहीं वृक्षारोपण की बात नहीं की, मैंने इसमें कहीं पानी बचाने की बात नहीं की, हमने इसमें कहीं भी जैव विविधता को ठीक करने की बात नहीं की। हम यहाँ बात ही नहीं करते हैं कि तितली वापस कैसे आएगी, मधुमक्खी वापस कैसे आएगी, चिड़िया वापस कैसे आएगी, केचुआ वापस कैसे आएगा, भूगर्भ जल स्तर ऊपर कैसे आएगा, क्लाइमेट चेंज के खतरे कैसे रुकेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कैसे कम होगी। लेकिन जब मैं संपूर्ण समग्रता की बात करता हूँ, प्रकृति की एक एक इकाई को, सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाएंगे, सरफेस वाटर को बढ़ाएंगे, भूगर्भ जल का दोहन रोक देंगे,
पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे, रासायनिक उर्वरकों को धीरे धीरे कम करेंगे, खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाएंगे, जो रेजिड्यू निकलते हैं उनको सड़ा के खेत में डालेंगे। तो प्राकृतिक खेती एक समग्र विज्ञान है। प्राकृतिक खेती का मतलब है कि हम ज्ञानी हो गए। ज्ञान का मतलब क्या है? ज्ञान यानी प्रकृति को सजाने की कला आ गई तो मैं ज्ञानी। अगर प्रकृति को ठीक करने की कला नहीं आती तो मैं अज्ञानी। क्योंकि अभी जो खेल हुआ है, जो हाहाकार मचा धरती पर भारी मारा मारी, चारों तरफ हाहाकार मचा है, लूट घसोट छीना झपटी, ये जो माहौल है ये सिर्फ इसलिए है कि हम अज्ञानी हैं। अगर मेरे अंदर ज्ञान होता तो पता चलता कि नहीं, प्रकृति का निर्देश है, परमात्मा का निर्देश है, और परमात्मा ने अगर पैदा किया है तो खाने की व्यवस्था उसने दी है। और आज भी फिर बता दूं, संपूर्ण धरती में कहीं खाने की कमी नहीं है। मिसमैनेजमेंट तो है, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, बट परमात्मा ने खाने का अकल नहीं किया, वो बात अलग है। किसी ने अपने घरों में भंडार भर रखे हैं और किसी के घरों में 2 वक्त की रोटी नहीं। अगर ज्ञान होता तो संग्रह की जो प्रवृत्ति है, जो प्रकृति से छीनने की जो आदत है, वो जब प्रकृति से छीनने की आदत मेरी जैसे जैसे कम होती जाएगी, वैसे समझते जाइए मैं प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। वर्तमान में लोग कहते हैं प्राकृतिक खेती क्यों जरूरी है? तो अभी क्या हो रहा है? अभी लोगों को सिखाया जा रहा है प्राकृतिक खेती करने से। आप अखबारों में न्यूज़ देखते होंगे, हम रोज़ पढ़ते हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया में क्या पढ़ते हैं कि प्राकृतिक खेती से आमदनी 6 गुनी बढ़ी। ऐसी अनेक खबरें हैं कि टमाटर की में प्राकृतिक खेती करके 3 गुना आमदनी बढ़ गई, भिंडी में ऐसा हो गया, प्राकृतिक खेती का गेहूं 100 रुपया किलो बेच दिया। प्रश्न देश के 14.5 करोड़ किसानों का है। एक किसान ने अगर कोई कीर्तिमान स्थापित किया है तो नजीर नहीं बन सकता, क्योंकि टमाटर में प्राकृतिक विधि से टमाटर उगा करके देश के 14.5 करोड़ किसान अपने टमाटर को 30 रुपया किलो नहीं बेच सकते, क्योंकि बाजार में हमेशा मांग और पूर्ति का विषय भी चलता है। तो इस समग्रता इसकी ये है कि मनुष्य को जरूरत क्या है। और जब पहले एग्रोनॉमी की एक परिभाषा थी, बाजार में रोजाना सुनते हैं कि इस चीज का भाव घट गया, इस चीज का भाव बढ़ गया, रोज सुनते हैं। किसान बर्बाद हो गया, किसान आबाद हो गया। अभी जो कह रहा था आमदनी टमाटर की खेती से इतने लाखों कमाए, अभी कल खबर आ जाएगी 1 महीने बाद कि टमाटर के किसान ने आत्महत्या कर ली। तो क्या वजह है? कमाए उसने तब जब टमाटर बाजार में कम था, और आत्महत्या उसने तब की जब टमाटर बाजार में ज़्यादा था। तो एग्रोनॉमी की परिभाषा है। कृषि संस्कृति में क्या बताया गया है? खेती का, भूमि का एक ऐसा प्रबंधन जिसमें परिवार की सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, लेकिन भूमि की उर्वरता पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। और ये डिफिनीशन जब दी गई थी तब पेस्टिसाइड यूज नहीं हो रहे थे। आज की तारीख में जो परिभाषा है कि भूमि का और फसलों का ऐसा प्रबंधन कि हमारी सभी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और भूमि की उर्वरता एवं बायोडाइवर्सिटी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जब ऐसा सोच के हम चलते हैं तो अपने परिवार की आवश्यकता के अनुसार हम फसलें ग्रो करते हैं। मेरे पास खाद्यान्न फसलें भी हैं, मेरे पास दलहन भी है, मेरे पास तिलहन भी है, मेरे पास 4 पेड़ फलों के भी हैं, मेरे पास कुछ एरिया में सब्जी भी है, कुछ दूध भी पैदा करता हूँ। तो चूंकि मैं अपने हिसाब से सारी चीज़ें पैदा करता हूँ और उसमें जो चीज़ें प्लस में होती हैं वो बाजार जाती हैं, तो कभी रेट फ्लक्चुएट नहीं करते। सब चीज़ों के रेट सामान्य तौर से सही प्रकृति के हिसाब से मिलते रहते हैं। तो मित्र, प्राकृतिक खेती का मतलब ये है। नमस्कार।